हेलो हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन विजिबल है आपको? ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं फिर शुरू करते हैं। ओके जी। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था रिस्पांस टू हार्मोनिक लोडिंग, यानी एक ऐसी लोडिंग जो पुश एंड पुल के साइकिल्स हैं, जेंटल पुश एंड जेंटल पुल आप उसको कह सकते हैं। साइनोसाइडल फंक्शन फॉलो करे ऐसी लोडिंग अगर, तो उसके अगेंस्ट हमारे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा। तो ये रिस्पांस हमने देखा था लास्ट टाइम, इसका सोल्यूशन किया था हमने गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन को एक जनरल साइनोसाइडल लोडिंग पी ऑफ टी, जो कि ये वेरिएशन फॉलो करे पी नॉट साइन ओमेगा बार टी, वेयर पी नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइनोसाइडल लोडिंग और ओमेगा बार इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइनोसाइडल लोडिंग। सो ये एक ऐसी लोडिंग है जो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है या दो वैल्यूज से डिफाइन होती है। पी नॉट यानी उसका एम्पलीट्यूड, और जो पुश एंड पुल के साइकिल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, विच इज ओमेगा बार। तो इस किस्म की अगर लोडिंग हमारे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पर अप्लाई की जाए तो इसकी वजह से u ऑफ t जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, ये हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो हमने सॉल्यूशन को देखा था कि वो कैसा है। इक्वेशन जो गवर्निंग इक्वेशन बनेगी हार्मोनिक के केस में वो ये बनेगी इक्वेशन 1। राइट हैंड साइड पे p ऑफ t है, विच इज इन दिस केस अब वो पी नॉट इंटू साइन ओमेगा बार टी है। ओमेगा बार जो है उसको आपने ओमेगा से कंफ्यूज नहीं करना, सिर्फ ओमेगा का जो सिंबल है वो स्ट्रक्चर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए यूज हो रहा है, और ओमेगा बार जो है वो अप्लाइड लोडिंग की फ्रीक्वेंसी है, जो कि कुछ भी हो सकती है, वो अप्लाइड लोडिंग पर मुनहसर है ओमेगा, लेकिन दूसरी तरफ वो स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है और वो के और एम पर मुनहसर होगा। सो ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, ओमेगा और ओमेगा बार। इसी तरह आप इसको एफ और एफ बार भी कह सकते हैं, इसको 2 पाई इंटू एफ बार लिख सकते हैं, वेयर एफ बार अगेन इज दी फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स ऑफ द अप्लाइड लोडिंग एंड नॉट ऑफ द स्ट्रक्चर इटसेल्फ। तो हमने इसका एक सोल्यूशन किया था और हमें ये मालूम है कि अब हमारी इक्वेशन जो है वो नॉन होमोजीनियस हो गई है। राइट हैंड साइड पे एक फंक्शन आ गया जो कि साइनोसाइडल है।
सो हमें पता है कि जनरल सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, होमोजीनियस सोल्यूशन जिसे कहते हैं, और पर्टिकुलर सोल्यूशन का सम होगा। होमोजीनियस सोल्यूशन जो है वो वही होगा जो हमने फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स में कैलकुलेट किया था, लेकिन जो उसमें कॉन्स्टेंट्स आ रहे थे अननोन कॉन्स्टेंट्स, वो वही फ्री वाइब्रेशन वाले नहीं होंगे, बिकॉज वो कॉन्स्टेंट्स हमने वहाँ कैलकुलेट किए थे बाय अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशंस, और उस केस में हमारा जो होमोजीनियस सोल्यूशन था वही टोटल सोल्यूशन था। लेकिन अभी हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन टोटल सोल्यूशन नहीं है, बल्कि उसमें यूपी जमा होगा और फिर टोटल सोल्यूशन बनेगा, और ये टोटल सोल्यूशन ने बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, इनिशियल कंडीशंस को। सो यही वजह है कि जो कांस्टेंट्स हमने फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस में यू एच के लिए कैलकुलेट किए थे वो वही नहीं होंगे इस केस में, वो कोई और होंगे, अभी वो अननोन ही होंगे। यूपी जो है वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन था, और ये डिपेंड करता है कि वो राइट हैंड साइड पे फंक्शन की फॉर्म क्या है। सो हमें पता है कि अगर वो फंक्शन साइनोसाइडल हो तो यूपी भी साइनोसाइडल होता है विद सम फेज डिफरेंस, और हमने ये सॉल्यूशन कंप्लीट किया था। तो वो सॉल्यूशन मैं क्विकली स्किप करता हूँ बिकॉज लास्ट टाइम हम वो कर चुके हैं। फाइनल में सॉल्यूशन की जो इक्वेशन हमने डिराइव की है वो उस पर चला जाता हूँ। ये हमारा यू एच है जो फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स का सॉल्यूशन था, और उसकी जनरल फॉर्म यही थी कि ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी जो डीके फंक्शन है, और इसके साथ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए और बी जो है वो कोई कॉन्स्टेंट्स हैं जो अभी कैलकुलेट नहीं किए गए, ये टोटल टोटल यू को इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई करा के कैलकुलेट किए जा सकते हैं। इसी की एक कंडेंस फॉर्म ये भी है। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो साइनोसाइडल ही होगा। सो ये हमने देखा था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन की भी यही साइनोसाइडल फॉर्म होगी, और फिर वो हमने फॉर्म कंप्लीट कैलकुलेट भी की। हमने यू पी की वैल्यू मालूम की, और उसके लिए हमने बेसिकली यू पी की जनरल फॉर्म को दोबारा से गवर्निंग इक्वेशन में पुट किया, सेटिस्फाई करवाया, और फिर कोफिशेंट्स दोनों तरफ कंपेयर करके दो इक्वेशंस हासिल कर ली। उन दो इक्वेशंस को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने G1 और G2 जो दो कांस्टेंट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन में थे वो कैलकुलेट कर लिए। और इसके दौरान हमने ये एक और सिंप्लीफिकेशन भी की कि हमने ओमेगा बार ओवर ओमेगा की रेशो को फ्रीक्वेंसी रेशो और बीटा का नाम दे दिया। सो बीटा अब जो है वो एक रेशो है दो फ्रीक्वेंसीज की, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी जो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर। इनमें एज सच कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, यानी एक दूसरे पर ये अफेक्ट नहीं करती, इंडिपेंडेंट है, लेकिन इनकी रेशो को हमने बीटा का नाम दे दिया। और जो हमारे पास फाइनल दो इक्वेशंस आई या G1 और G2 आए, फिर हमने वो दोबारा से बैकपुट किए जनरल यूपी में। तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन बनी है वो ये बनी है, ये जो बॉटम पे इक्वेशन है यूपी की। अब ये टोटल नॉन इक्वेशन है पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन अगेंस्ट हार्मोनिक लोडिंग, और इसकी फॉर्म जरा देखें। पी नॉट ओवर के, ये पी नॉट तो गिवन होगा अप्लाइड लोडिंग के स्ट्रक्चर वाली साइड से गिवन होगा, 1 ओवर ये पूरी चीज, इसमें बीटा है और जाई है, यानी डैम्पिंग रेशो और फ्रीक्वेंसी रेशो दो इसमें अननोन्स है, सॉरी दो इसमें कांस्टेंट्स हैं जो कि नोन होंगे, मल्टीप्लाइड बाय, यानी ये पूरी चीज एक कांस्टेंट है, ये जो मैंने सर्कल की है ये सब ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है फॉर अ गिवन सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम एंड फॉर अ गिवन हार्मोनिक लोडिंग। और ब्रैकेट में है 1 माइनस बीटा स्केयर, ये फिर एक कांस्टेंट है, इंटू साइन ओमेगा बार टी माइनस 2 जाई बीटा, ये भी एक कांस्टेंट है, इंटू कॉस ओमेगा बार टी। तो अंदर ब्रैकेट में वही साइनोसाइडल फॉर्म ही है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा वाली फॉर्म है। जबकि ए और बी आप ये लिख सकते हैं कि इस चीज़ को लेट से मैं बी कह देता हूँ, इस चीज़ को मैं ए कह देता हूँ, ठीक है। सो ये ऐसे ही जैसे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। सो इसका मतलब ये जो स्केयर ब्रैकेट में चीज़ है ये तो साइनोसाइडल वेव ही है। इस साइनोसाइडल वेव के साथ एक कांस्टेंट बायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरे मानों में हम इसको कंडेंस करके लिख सकते हैं उसी तरह रो पी इंटू
जैसे नेक्स्ट स्लाइड में है। इसको दोबारा से हमने फिर कंडेंस कर लिया, रो पी इंटू साइन ओमेगा बार टी माइनस थीटा पी कह दिया, और रो पी जो है, जो भी चीज़ ब्रैकेट के बाहर थी वो सारी रो पी हो गई। बेसिकली एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं, बल्कि अगर मैं बैक जाऊँ तो ये यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये जो चीज़ है ये 2 ज़ाई बीटा यहाँ पर भी है, 2 ज़ाई बीटा यहाँ पर भी है, 1 माइनस बीटा स्केयर यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 1 माइनस बीटा स्केयर है, ठीक है। सो दूसरे मानों में आप कह सकते हैं कि ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर नीचे ब्रैकेट में, यानी ये डिनोमिनेटर में ए स्केयर प्लस बी स्केयर ही है, ठीक है, बिकॉज ये देखें 2 ज़ाई बीटा इधर है और 2 ज़ाई बीटा ये भी है, और 1 माइनस बीटा स्केयर इधर है और ये 1 माइनस बीटा स्केयर है। तो वही जो साइन और कॉस के कोफिशिएंट थे वही बाहर डिनोमिनेटर में भी हैं। सो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा और हमारे पास रो पी इंटू साइन ओमेगा बार टी माइनस थीटा पी एक सिंपल इक्वेशन में कंडेंस की जा सकती है, लास्ट इक्वेशन। और इस कंडेंस्ड फॉर्म में रो पी ये होगा, इसी तरह थीटा पी जो है वो ये होगा। तो आप वो लास्ट स्लाइड में जो लॉन्ग इक्वेशन थी वो अप्लाई कर लें या इक्वेशन 27, 28 कर लें, एक ही बात है। अब इसमें यहाँ तक हमने लास्ट टाइम सोल्यूशन यू पी देखा था, इसमें यू एच भी ऐड हो जाएगा। सो टोटल यू ऑफ टी हो जाएगा यू एच ऑफ टी प्लस यू पी ऑफ टी। और फिर हमने इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे, और सबसे बड़ा फर्क इनमें ये था कि यू एच जो है इसकी, ये जो भी इसका इक्वेशन है इसमें जो साइन और कॉस के साथ एंगल है उनमें ओमेगा डी है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट ओमेगा के इक्वल ही होता है। सो बेसिकली यानी इसका मतलब ये हुआ कि यू एच एक साइनोसाइडल सिग्नल है, साइनोसाइडल वेव है विद अ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा डी, लेकिन यू पी भी साइनोसाइडल वेव है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा बार है, ठीक है। सो अगर आप ये देखें तो ये बेसिकली ओमेगा बार फ्रीक्वेंसी है यूपी की। थीटा पी इसका थोड़ा सा फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड यूपी। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ बिटवीन अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स एंड यूपी। फेज डिफरेंस को आप यूं समझें कि लेट से एक साइनोसाइडल सिग्नल है वो ये है, ठीक है जी, और दूसरा साइनोसाइडल सिग्नल है, अब मिसाल के तौर पे ये साइन फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं कॉस फंक्शन प्लॉट करूंगा तो मैं, जब ये जीरो है तो ये पीक है, ठीक है, जब साइन पीक है तो कॉस जीरो है, ठीक है, इस तरह वो चलेगा। तो इसका मतलब है कि साइन और कॉस के आपस में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है, ठीक है। सो अब ये कुछ भी हो सकता है, जब ये थीटा पी हम यहाँ पर लिखेंगे तो इसका मतलब है ये अप्लाइड फोर्स और यू पी यानी फोर्स और रिस्पॉन्स के दरमियान फेज डिफरेंस है, ठीक है। सो अप्लाइड फोर्स लगना शुरू हुई, पुश किया अप्लाइड फोर्स ने लेट से, तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर फौरन ही उसके साथ पुश हो जाएगा, ठीक है। सो रिस्पॉन्स, स्ट्रक्चर के रिस्पॉन्स में और अप्लाइड फोर्स में कुछ फेज डिफरेंस होगा। अगर तो ये थीटा पी जीरो हो जाए, लेट से एक हाइपोथेटिकल सिनारियो सोचें, थीटा पी जीरो हो जाए तो इसका तो मतलब है कि स्ट्रक्चर बिल्कुल अप्लाइड फोर्स को फॉलो कर रहा है। अप्लाइड फोर्स ने पुश किया, स्ट्रक्चर भी उस तरफ को पुश हो गया, अप्लाइड फोर्स ने पुल किया, स्ट्रक्चर पुल हो गया, ठीक है। सो लिहाजा इसको थीटा पी को फिजिकली समझ रखें कि ये एक फेज डिफरेंस है कि अप्लाइड फोर्स में और यू पी में। इसी तरह जो इसके अंदर एक यू थीटा एच आ रहा है यू एच के अंदर, वो फेज डिफरेंस है अप्लाइड फोर्स और हार्मोनिक, ये सॉरी, जो भी इसका होमोजीनियस रिस्पॉन्स है यू एच उसके दरमियान। सो इसी तरह अगर लेट से एक हाइपोथेटिकल सिनारियो सोचें कि अप्लाइड फोर्स में और यू पी में फेज डिफरेंस 90 है, यानी ये थीटा पी 90 है, तो इसका क्या मतलब होगा कि जब अप्लाइड फोर्स एक तरफ को पीक पर है तो स्ट्रक्चर मीन पोजीशन पर है अभी, और जब अप्लाइड फोर्स दोबारा से मीन पर वापस आई है तो स्ट्रक्चर पीक पोजीशन पे चला गया। और इसी तरह आप यूं भी सोच सकते हैं कि अगर थीटा पी 180 डिग्री होगा तो इसका फिजिकली क्या मतलब होगा कि जब अप्लाइड फोर्स एक तरफ को पीक पर है, राइट वर्ड्स लेट से पीक पर है पुश में, तो स्ट्रक्चर लेफ्ट वर्ड्स में पीक पर होगा अपने रिस्पॉन्स में, ठीक है। सो फोर्स और
अप्लाइड जो जो रिस्पॉन्स है वो ऑपोजिट रहेंगे एक दूसरे के, 180 डिग्री का ये फिजिकल मीनिंग। सो लिहाजा ये इक्वेशन 27 28 हमारी फाइनल इक्वेशंस हैं जो हमें यूपी बता रही हैं। और एंड हमने इस बात पे किया था लास्ट टाइम कि यूपी ही असल में स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है। अगर हार्मोनिक लोडिंग कुछ देर लगी रहे तो यू एच जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होता जाएगा, टोटल रिस्पॉन्स में से ख़त्म होता जाएगा, बिकॉज इसके साथ एक डीके फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है और ये होमोजीनियस पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन कुछ देर के बाद बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा और जो टोटल रिस्पॉन्स है वो यूपी ही रह जाएगा। यूपी जो है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स है, इसमें कोई डीके फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ये तब तक रहेगा जब तक अप्लाइड फोर्स रहेगी और कुछ देर के बाद यूपी ही टोटल रिस्पॉन्स रह जाएगा। तो लिहाजा यूपी को हमने नाम दिया था स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का और हमने कहा था कि इफ द हार्मोनिक फोर्स इज अप्लाइड फॉर sufficiently longer duration we are only interested in UP। सो ये टोटल सॉल्यूशन है UH प्लस UP। ठीक है, इनमें जो मेन फर्क है वो दो हैं। एक तो ये कि इनकी फ्रीक्वेंसीज फर्क हैं, एक अप्लाइड लोडिंग को फॉलो कर रही है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है। दूसरी बात कि एक पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन डीके होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, दूसरा पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन डीके नहीं हो रहा। ठीक है, रो एच होमोजीनियस पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन का पीक एम्पलीट्यूड है, रो पी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन का पी एम्पलीट्यूड है और इनके थीटा एच भी हैं, थीटा एच और थीटा पी इनके फेज डिफरेंसेस हैं। ग्राफिकली अगर इन दोनों सॉल्यूशंस को देखें तो वो ऐसे होगा कि यू एच जो है वो किसी और फ्रीक्वेंसी का होगा, सो दिस इज ओमेगा डी। ठीक है, और ये वक्त के साथ डीके हो रहा है। पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कोई और होगी, वो ओमेगा बार होगी। ठीक है, लिहाजा अब इस केस में यू एच की फ्रीक्वेंसी हाई है और यू पी की फ्रीक्वेंसी लो है, यानी ओमेगा बार की वैल्यू कम है, ओमेगा डी की वैल्यू हाई है। बट ये कुछ भी हो सकती हैं, ये डिफरेंट है बस। और लेकिन जो यू पी है उसका एम्पलीट्यूड वक्त के साथ कम नहीं हो रहा, यू एच का हो रहा है। और इन दोनों को जब सम करेंगे, टोटल सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, तो वो ये सॉलिड लाइन जो फ्लक्चुएटिंग लाइन है वो हमें दिखेगी कि ओवरऑल तो वो ओमेगा बार को फॉलो कर रही है, लेकिन उसमें जो लोकल पीक्स हैं वो बिकॉज ऑफ यू एच है, यू एच के जमा होने की वजह से है। लेकिन वो जो लोकल पीक्स हैं वो वक्त के साथ साथ रिड्यूस होती जा रही हैं और एक वक्त आ रहा है कि जब हमारे पास जो टोटल सॉल्यूशन है वो यूपी ही रह गया, यूपी के बराबर ही कन्वर्ज हो गया। सो यूं समझ लें कि जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि इस सॉलिड ब्लैक लाइन को आप यूं समझें कि ये टोटल स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स है। तो शुरू में स्ट्रक्चर ने अपनी फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड लोडिंग की फ्रीक्वेंसी में फ़र्क होने की वजह से, ओमेगा डी और ओमेगा बार में फ़र्क होने की वजह से अप्लाइड लोडिंग के साथ ट्यून इन होने से इनकार किया और यूं समझ लें कि रेजिस्टेंस दे रहा है वो। सो हमें मोशन जो स्ट्रक्चर की है वो शुरू में बिल्कुल रैंडम लगेगी, लेकिन अगर अप्लाइड लोडिंग लगी रहे, पुश पुल लगा रहे स्ट्रक्चर पे काफ़ी देर, तो कुछ सेकंड्स के बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर बिल्कुल ट्यून इन हो गया है अप्लाइड लोडिंग के साथ। टोटल सॉल्यूशन यूपी ही हो गया है और यूपी की वही फ्रीक्वेंसी है जो अप्लाइड लोडिंग की है। सो अप्लाइड लोडिंग और रिस्पॉन्स दोनों की एक ही फ्रीक्वेंसी हो गई है और वो ओमेगा बार है। तो अप्लाइड लोडिंग ने स्ट्रक्चर को अपने साथ ट्यून इन कर लिया है, अब अप्लाइड लोडिंग को फॉलो कर रहा है स्ट्रक्चर। सो अब जरा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को ज़्यादा डिटेल से देखते हैं। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है यूपी। ठीक है, और वो हमने अभी कैलकुलेट किया, वो ये इसके इक्वल है और जिसमें रो पी जो है वो बेसिकली इक्वल था पी नॉट ओवर के इनटू ये जो पूरी चीज़ है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, रो पी क्या है? पीक डायनामिक एम्पलीट्यूड, पीक डायनामिक एम्पलीट्यूड यानी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का एम्पलीट्यूड है ये।
अगर आप इस रेशो पी नॉट ओवर के को देखें जो कि रो पी में आगे आ रही है, ये अकेली ये रेशो जो है, ये अगर आप गौर करें तो ये है स्टैटिक एम्पलीट्यूड। स्टैटिक एम्पलीट्यूड का मतलब है कि अगर यही फोर्स डायनामिक ना होती, पी नॉट सिर्फ एक स्टैटिक फोर्स के तौर पे अप्लाई हो रहा होता। अभी क्या हो रहा है, पी नॉट इंटू साइन ओमेगा बार टी है ना, ठीक है, ये फोर्स अप्लाई हो रही है और ये डायनामिक फोर्स है, ये फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर ये स्टैटिक होती, हाइपोथेटिकली जरा सोचें, तो विच मीन्स कि सिर्फ ये पी नॉट जो फोर्स है, जो भी इसका पीक एम्पलीट्यूड है फोर्स का, ये स्टैटिकली लग रहा होता। तो जो इसकी वजह से, पी नॉट की वजह से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती स्टैटिकली, वो इक्वल होती सिंपली, आपको पता है एफ इज इक्वल टू के यू, इक्वेशन सिर्फ अप्लाई हो जाती बिकॉज फोर्स स्टैटिक है, ठीक है। तो u इक्वल होता है एफ ओवर के, यानी पी नॉट ओवर के जो है वो स्ट्रक्चर की लेटरल स्टिफनेस है। तो इसका मतलब है पी नॉट ओवर के जो है वो एक ऐसी डिस्प्लेसमेंट है जो स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट है। यानी अगर यही पुश पुल की बजाय बस एक पुश होता, यानी एक सिंपल स्टैटिक फोर्स होती, ठीक है, उसी एम्पलीट्यूड की, तो जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती वो पी नॉट ओवर के होती। सो लिहाजा मैं इसको पी नॉट ओवर के को कह देता हूं स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, स्टैटिक एम्पलीट्यूड। सो आगे जो भी चीज थी 1/√1 - बीटा स्केयर का स्केयर प्लस 2 बीटा का स्केयर, इसको नाम लेट से दे देते हैं हम डी के, कैपिटल डी के, और डी जो है वो ये सारी चीज हो जाएगा जो भी आगे पी नॉट ओवर के आगे थी। और डी इसलिए इसको कह दिया कि अब हम डी को कह सकते हैं कि ये एक तरह का डायनामिक एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, यानी ये दो डिस्प्लेसमेंट्स की रेशियो है, पीक डायनामिक एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय पीक स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट या स्टैटिक एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो पी नॉट ओवर के को रो पी के नीचे लेके जा सकते हैं, सो लिहाजा डी को कह सकते हैं डी इज बेसिकली एक एम्पलीफिकेशन रेशियो है, या इसको आगे डिटेल से भी नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा, लेकिन ये इक्वल हो गया रो पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ओवर के, ठीक है। पी नॉट ओवर के जो है वो स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट है, रो पी जो है वो डायनामिक डिस्प्लेसमेंट है। यानी डी, अगर डी की वैल्यू लेट से अगर इक्वल होती है 2, तो इसका मतलब है कि डायनामिक फोर्स ने 2 गुना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की है अगर यही फोर्स स्टैटिकली लगती उससे, ठीक है। सो इसको डायनामिक एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहते हैं डी को, और ये 1/√1 - बीटा स्केयर का स्केयर प्लस 2 बीटा का स्केयर होता है। इसका मतलब है कि ये डी सिर्फ दो क्वांटिटीज का फंक्शन है, डैम्पिंग रेशो का और फ्रीक्वेंसी रेशो का, ठीक है। ये अप्लाइड फोर्स के एम्पलीट्यूड का फंक्शन नहीं है, ये स्ट्रक्चर की स्टिफनेस का फंक्शन नहीं है, स्ट्रक्चर के मास का फंक्शन नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो फंक्शन है, क्योंकि बीटा के अंदर ओमेगा बार ओवर ओमेगा है ना, तो ओमेगा के अंदर आगे से के और एम का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। सो लिहाजा हम कह सकते हैं कि उसका तो फंक्शन है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि ये कोई अप्लाइड फोर्स के एम्पलीट्यूड का फंक्शन नहीं है, ठीक है। यानी डायनामिक ओवर स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट की रेशो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपका पीक एम्पलीट्यूड या जो वैल्यू है ये पीक वैल्यू फोर्स की क्या है, पी नॉट क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करता। थीटा पी तो वही है जो आपको पहले से आपने कैलकुलेट किया हुआ है, जो कि फेज डिफरेंस है। तो लिहाजा डी को जरा आप दोबारा से देखें कि ये जो टर्म है पी नॉट ओवर के, ये मैक्सिमम स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट है, इसको लेट से यू एस टी कह देते हैं, यू नॉट एस टी। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर दैट वुड अकर if the maximum force P naught were applied as a static force, ठीक है। सो लिहाजा P naught over K को हम कह देते हैं U static। तो D is a now dimensionless factor known as the dynamic magnification factor और dynamic response factor। सो D अब एक हमें फैक्टर मिल गया यहाँ से कि जो कि बताएगा कि डायनामिक डिस्प्लेसमेंट और स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशनशिप है। तो हम कह सकते हैं कि जो रो पी था, मैक्सिमम डायनामिक डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पी नॉट ओवर के, यानी मैक्सिमम स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट इनटू डी, ठीक है। सो ये पी नॉट ओवर के हो गया इनटू ये डी हो गया, ठीक है। और डी जो है वो इस
क्वांटिटी के इक्वल है, ये जाई का और बीटा का फंक्शन है, ठीक है। सो डी इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी रेशो बीटा एंड द क्रिटिकल डैम्पिंग रेशो जाई। अब हम एक जाई अगर फिक्स कर दें लेट्स से 5%, ठीक है, तो हम डी की वैल्यू को प्लॉट कर सकते हैं वाई एक्सिस पे रख के बीटा के अगेंस्ट, ठीक है। यानी हमें पता है कि डी जो है वो थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो ये है, डायनेमिक एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू दिस होल क्वांटिटी। तो जाई को तो फिक्स कर देते हैं कोई एक नंबर, बीटा की वैल्यू वेरी करवाते हैं और डी को प्लॉट करते हैं। ऐसे ग्राफ को या ऐसे प्लॉट को कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व, कि जिसमें एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी या बीटा, एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा बार है, तो ओमेगा बार को भी आप रख सकते हैं एक्स एक्सिस पे, और अगर इसको नॉर्मलाइज कर लें स्ट्रक्चर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से तो ये बीटा बन गया, तो बीटा को भी रख सकते हैं एक्स एक्सिस पे, एक ही बात है, कन्वर्टेबल है आपस में। तो अगर आप यूं करें कि डी को वाई एक्सिस पे रखें और बीटा या ओमेगा बार को एक्स एक्सिस पे रखें, तो आपके पास जो कर्व आएगी उसको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व कहेंगे। वाई एक्सिस पे भी अगर देखा जाए तो रो भी हो सकता है, रो पी भी हो सकता है, ठीक है। रो पी को अगर आप पी नॉट ओवर के से नॉर्मलाइज कर लें तो डी बन जाएगा, वरना वो रो पी रखा जा सकता है। तो वाई एक्सिस पे एक तरह का रिस्पॉन्स है, ठीक है, डायनामिक रिस्पॉन्स रो पी या डी, उसको नॉर्मलाइज कर लें तो, और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है या उसकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है बीटा है, ठीक है। सो ऐसी कर्व को कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। सो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व को अगर आप प्लॉट करें तो आपको मालूम होगा कि वो इस तरह की दिखेगी, ठीक है, कि जिसमें वाई एक्सिस पे डायनामिक मैग्निफिकेशन फैक्टर है डी, जो कि बेसिकली यू मैक्स, रो की जगह आप यहाँ पर यू मैक्स का सिंबल है, एक ही बात है, डायनामिक एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय स्टैटिक एम्पलीट्यूड। और ये चीज है अभी आपने देखा है, ये इक्वल है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्केयर का स्केयर प्लस 2 जाई बीटा का होल स्केयर। तो ये अभी डी की वैल्यू वाई एक्सिस पे प्लॉट की गई है और फ्रीक्वेंसी रेशो यानी बीटा की वैल्यू एक्स एक्सिस पे प्लॉट की गई है। तो बीटा की वैल्यू 0 से लेके 4 तक खुद वेरी करवाई गई और उससे इस इक्वेशन में पुट करके डिफरेंट जाई की वैल्यूज के लिए डी कैलकुलेट किया गया है। अगर आप जाई को 0 रखें एग्जैक्टली तो आप देखेंगे कि डी इन्फिनिटी आ जाएगा थ्योरेटिकली। डी अब मैं यहां लिख देता हूं इक्वल है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्केयर का स्केयर, ठीक है, प्लस 2 जाई बीटा, 2 जाई बीटा का होल स्केयर। सो अगर आप जाई को देखें रखें, जाई को 0 रख दें और बीटा की वैल्यू वेरी करवाएं, और जब बीटा की वैल्यू 1 पर पहुंचेगी आप देखेंगे बीटा की वैल्यू अगर इसमें 1 पुट करें, जाई को 0 पुट करें तो डी थ्योरेटिकली इन्फिनिटी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो कोई ना कोई डी की वैल्यू आ जाएगी। अगर बीटा की वैल्यू बिल्कुल 0 के करीब हो, ठीक है, तो आप देखेंगे कि डी की वैल्यू 1 के करीब होगी। बीटा को 0 पुट करें यहां पर भी और यहां पर भी, आप देखेंगे डी 1 के करीब आएगा। तो इसका मतलब है किसी भी जाई के लिए जो कर्व है वो 1 से स्टार्ट होगी फॉर वेरी लो वैल्यूज ऑफ बीटा, और फिर ये डिफरेंट कर्व्स में तब्दील हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन जाई की वैल्यू। एट बीटा इक्वल टू 1, ये है बीटा इक्वल टू 1 वाला पॉइंट, इसके ऊपर जाई इक्वल टू 0 के लिए जो आंसर आएगा थ्योरेटिकली वो इन्फिनिटी आएगा। लेकिन जाई इक्वल टू 10%, 20% या 5% के लिए भी आप कर्व बना सकते हैं। जाई की वैल्यू फिक्स करें, बीटा को वेरी करवाएं 0 से लेके कोई 5, 6, 10 तक, जिधर तक भी आप चाहें, ये कर्व बन जाएगी। इसकी शेप देखें और वो शेप में एक चीज कॉमन है कि बीटा इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू है डी की, ठीक है। यानी ये लेट से 10% वाली कर्व जरा देखें, 10% वाली कर्व के ऊपर बीटा इक्वल टू 1 के ऊपर डी की वैल्यू है 5, आप पुट करके देख भी सकते हैं
बीटा को 1 पुट करें, जाई को 10% यानी 0.1 पुट करें, तो आपके पास डी 5 आएगा। 5% के लिए अगर कर्व बनाते तो डी आई थिंक 10 आता। आप ये चेक भी कर सकते हैं, 0.05 पुट करके देख लें डी की क्या वैल्यू आती है, वो भी आप देख सकते हैं। और जब बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तो आप नोट करेंगे कि वैल्यू सडनली ड्रॉप होगी, और जितनी बड़ी बीटा की वैल्यू होती जाएगी उतना डी अब जीरो को अप्रोच करना शुरू कर देगा। यानी देखें सारी की सारी जाई की वैल्यूज की जो कर्व्स हैं वो कन्वर्ज हो गई हैं फॉर बीटा ग्रेटर देन 2 के लिए, और वो वैल्यू जो है वो बहुत कम आ गई है। 1 से कम वैल्यू अगर डी की हो तो इसका क्या मतलब है फिजिकली, कि डायनामिक डिस्प्लेसमेंट इवन स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट से भी कम है। 1 से बड़ी होने का मतलब है कि डायनामिक डिस्प्लेसमेंट स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। और अब डायनामिक और स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट्स का आपके जहन में आना चाहिए कि ये क्या है। इसका मतलब सिंपली ये है कि वही फोर्स अगर पुश एंड पुल होके लगे, टाइम वेरी होके लगे, ये डायनामिक डिस्प्लेसमेंट है। और यही फोर्स अगर एकदम लग जाए, स्टैटिकली लग जाए एकदम कांस्टेंट वैल्यू, तो ये स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, सो लिहाजा आप यूं इसको जहन में लाएं कि अगर एक स्ट्रक्चर को के ऊपर अर्थक्वेक आ सकता है, डायनामिक फोर्स है, प्रोड्यूस कर सकता है अर्थक्वेक। वैसे तो अर्थक्वेक एक डायनामिक डिस्प्लेसमेंट है या अप्लाइड एक्सेलरेशन है, लेकिन ये स्ट्रक्चर के अंदर इनर्शियल डायनामिक फोर्सेस प्रोड्यूस करता है। तो आप इसको यूं जहन में लाएं कि अगर एक स्ट्रक्चर डायनामिक एक्चुअल डायनामिक फोर्सेस को स्टैटिक एज्यूम करके डिज़ाइन किया जाए, तो जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी या एनालिसिस से रिजल्ट आएगा वो यू स्टैटिक होगा। और अगर एक स्ट्रक्चर को डायनामिक फोर्सेस अप्लाई करके डिज़ाइन किया जाए तो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट्स एनालिसिस से आएंगी वो यू डायनामिक होंगी या रो पी होंगी, वो यू मैक्सिमम होगा, जो भी आप नाम दे लें इसको। तो डी इनकी रेशो है। ठीक है, जितनी ये रेशो 1 से ज़्यादा होगी इसका मतलब है स्टैटिक एनालिसिस स्ट्रक्चर का उतना ही गलत है, उतना ही मिसलीड करेगा। अगर डी की वैल्यू 5 है, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर के लिए, तो इसका मतलब है कि आप स्टैटिक एनालिसिस करके जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो उसमें डिस्प्लेसमेंट्स 5 गुना कम है आपने कैलकुलेट किए हैं जो असल डिस्प्लेसमेंट्स आ सकती हैं स्ट्रक्चर पे ड्यूरिंग एक्चुअल डायनामिक लोडिंग। ये तो खैर साइनोसाइडल लोडिंग की मिसाल है, बट यही आप इसको क्यास कर सकते हैं अर्थक्वेक पर या किसी भी और डायनामिक लोडिंग पे। वैसे तो हमें ये जो डी है बाय डेफिनेशन ये हार्मोनिक लोडिंग के लिए डिफाइन किया गया। सो एक चीज और भी हमें इस ग्राफ से पता लग रही है कि डैम्पिंग जो है वो इस कर्व को नीचे लेके आती है, डी की वैल्यू को कम करती है। 10% के लिए ये था, 20% के लिए कर्व मजीद नीचे आ गई, 50% के लिए, जो कि एक हाइपोथेटिकल नंबर है, कभी भी कोई स्ट्रक्चर इतनी डैम्पिंग नहीं रख सकता, उसके लिए आप कर्व देखें कि बस ऑलमोस्ट वो 1 के करीब ही रही है और बस नीचे चली गई। और 100% डैम्पिंग के लिए ये भी जाहिर है कि हाइपोथेटिकल केस है, क्योंकि हम जाई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, इक्वेशन अवेलेबल है तो हम कर्व बना सकते हैं। लेकिन असल में ये जो लास्ट 2 कर्व्स हैं ये हाइपोथेटिकल हैं, ये कभी भी स्ट्रक्चर्स में नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप देखें कि एक स्ट्रक्चर है जिसकी डैम्पिंग 100% है, तो बस वो डायरेक्टली नीचे आ गया, उसमें कोई पीक नहीं आई ये वाली कर्व। ठीक है, इसका मतलब है इसकी डायनामिक डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्टैटिक से कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकती है एट बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, सो अभी इस कर्व की मजीद इससे कई बहुत यूजफुल रिजल्ट्स और भी निकलेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। तो इस कर्व से आप अभी फेमिलियर हो गए, जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। इसमें वाई एक्सिस पे या पीक डायनामिक एम्पलीट्यूड होता है या उसको नॉर्मलाइज कर लें पी नॉट ओवर के से तो वो डी आ गया। एक्स एक्सिस पे इसमें या ओमेगा बार होता है या उसको नॉर्मलाइज कर लें ओमेगा से तो बीटा आ जाएगा। सो कुछ ऑब्जर्वेशन इससे देख लें। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जब बीटा अप्रोच टू 0 होता है, यानी जब आप इस रेंज में हैं, तो डी जो है वो किसी भी जाई के लिए देख लें वो 1 के करीब होता है, डी अप्रोच टू 1 होता है। ठीक है, इस डी अप्रोच टू 1 का क्या मतलब है कि डायनामिक डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट सेम एज द स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट। इस ठीक है,
और बीटा अप्रोच टू जीरो का क्या मतलब है कि ओमेगा बार ओवर ओमेगा अप्रोच टू जीरो, विच मीन्स कि ओमेगा बार की वैल्यू बहुत ही कम है कंपेयर टू ओमेगा। अब इसको फिजिकली सोचें जरा कि अप्लाइड लोडिंग है पुश एंड पुल, और उस पुश एंड पुल की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा बार है, और वो बहुत कम है उसकी वैल्यू ओमेगा की निस्बत। इसका मतलब आप इसको यूं सोच सकते हैं कि जो अप्लाइड लोडिंग है वो बहुत स्लोली स्लोली पुश एंड पुल दे रही है, बहुत आहिस्ता से, तेजी से पुश पुल के साइकिल नहीं है, बल्कि बहुत आहिस्ता पुश और बहुत आहिस्ता पुल है, स्लो स्लो। तो ये जाहिर है कि ये एक ऐसी लोडिंग अब फिजिकली हो गई है जो स्टैटिक लोडिंग की तरह ही है, ठीक है, यानी स्टैटिक लोडिंग की तरह ही स्ट्रक्चर को बिहेव करवाएगी, और वही मैथमेटिकली भी हो रहा है कि डी की वैल्यू 1 के अप्रोच हो रही है, यानी स्टैटिक और डायनामिक डिस्प्लेसमेंट्स बराबर होंगी, ठीक है। और इस केस में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर की जो स्टिफनेस है वो मेनली डिस्प्लेसमेंट को गवर्न करेगी। जाहिर है स्टैटिक के केस में क्या होता है, फिजिकल टू के यू, तो के ही वाई फैक्टर होता है, कोई डैम्पिंग इफेक्ट नहीं होता, कोई इनर्शियल इफेक्ट नहीं होता। सो लिहाजा इस रेंज के अंदर, ये जो रेंज नंबर 1 मैं इसको कह देता हूँ, रेंज नंबर 1 में स्ट्रक्चर की जो स्टिफनेस है वही स्ट्रक्चर को के रिस्पॉन्स को गवर्न करेगी। बीटा 0 को अप्रोच करेगा, डी 1 को अप्रोच करेगा, और इस रेंज का नाम है सूडोस्टैटिक रेंज। सूडोस्टैटिक का मतलब ऑलमोस्ट स्टैटिक, स्टैटिक की तरह स्ट्रक्चर बिहेव कर रहा है। सो स्ट्रक्चर के अंदर अभी डायनामिक इफेक्ट्स बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, और आप अगर आप इस रेंज में लाई करते हैं तो, और इस रेंज में कैसे लाई करेंगे, जब आपकी अप्लाइड लोडिंग की फ्रीक्वेंसी आपकी स्ट्रक्चर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत कम होगी, यानी आपका बीटा जो बन रहा होगा स्ट्रक्चर का वो 0 के करीब होगा या बहुत कम होगा। सो ये आप उस वक्त सूडोस्टैटिक रेंज में लाई कर रहे होंगे और आपका स्ट्रक्चर स्टैटिक की तरह ही बिहेव कर रहा होगा। तो लिहाजा जो आपकी d इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि रो है जो पीक एम्पलीट्यूड है, डायनामिक एम्पलीट्यूड, वो रो स्टैटिक के ही बराबर है, ठीक है, बिकॉज वो इक्वेशन आपने जेहन में रखनी है कि रो इज इक्वल टू पी नॉट ओवर के इंटू डी। तो d जब 1 है तो पी नॉट ओवर के जो है वो यू स्टैटिक है। सो लिहाजा रो और यू स्टैटिक बराबर होंगे, ऑलमोस्ट बराबर होंगे इस रेंज में। और दूसरी रेंज है एनर्जी, जिस दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं अब, ये एक्सट्रीम जिसमें बीटा 1 से काफी बड़ा है, फिर बाद में दरमियान वाली रेंज में आएंगे। दूसरी एक्सट्रीम में बीटा 1 से काफी बड़ा है, तो डी जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, इसको इनर्शियल रेंज कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम देखते हैं। ये जो रेंज है इसमें अगर आप लाई कर रहे होंगे तो आपकी डायनामिक डिस्प्लेसमेंट स्टैटिक से बहुत कम होगी। ये भी मुमकिन है, आप फिजिकली इसको सोचें कि ये आप इस रेंज में कब लाई कर सकते हैं, जब ओमेगा बार की वैल्यू ओमेगा से कई गुना ज्यादा है, ठीक है, यानी अप्लाइड लोडिंग इतनी फास्ट है कि वो स्ट्रक्चर की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत तेजी से अप्लाई हो रही है। सो पुश पुल के जो साइकिल्स हैं वो इतनी तेजी से अप्लाई हो रहे हैं बहुत फास्ट तरीके से कि स्ट्रक्चर वो सही तरीके से एक्साइट ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, यानी ओमेगा की वैल्यू ओमेगा बार से कई गुना कम है, अप्लाइड फोर्स बहुत फास्ट है। तो जब अप्लाइड फोर्स स्ट्रक्चर को राइट वर्ड लेके जाना चाहती है, स्ट्रक्चर अपने इनर्शिया की वजह से वहीं खड़ा है। जब वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा मूव करना शुरू ही करता है अभी, तो फोर्स लेफ्ट वर्ड हो चुकी होती है, फिर राइट वर्ड हो जाती है, फिर लेफ्ट वर्ड, यानी अप्लाइड फोर्स इतनी फास्ट है कि वो स्ट्रक्चर को अपने साथ एक्साइट ही नहीं करवा पा रही, स्ट्रक्चर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, ठीक है। फिजिकली आप ये जब सिचुएशन होगी तो आप असल में इस थर्ड रेंज में, दूसरी एक्सट्रीम में, ये सेकंड रेंज कह लें जो भी, इस रेंज में आप लाई कर रहे होंगे। और इस रेंज में जब लाई कर रहे होंगे तो मैथमेटिकली अभी आपने देखा है कि बीटा आपका ग्रेटर देन 1 होगा, काफी बड़ा होगा 1 से, और डी 0 को अप्रोच कर रहा होगा, विच मीन्स के स्ट्रक्चर अपनी जगह पे ही खड़ा है, ऑलमोस्ट बहुत कम डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, और अप्लाइड लोडिंग जो है वो डायनामिकली उस पर लग रही है।
सो इस रेंज में इनर्शिया फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। अभी फिजिकली भी आप सोच सकते हैं कि अप्लाइड लोडिंग इतनी फास्ट है और स्ट्रक्चर का इनर्शिया इतना ज़्यादा है कि वो मूव उस फास्ट लोडिंग का साथ ही नहीं दे पा रहा, उसके साथ साथ मूव नहीं कर रहा। ठीक है, आप इसकी इमेजिन यूं करें कि जैसे एक बहुत हाई राइज बिल्डिंग है और उसके ऊपर टॉप पर आपने एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी मोटर लगा दी है, एक्सेंट्रिक मोटर, जो उसको पुश पुल के साइकिल टॉप पे दे रही है। अब जो आपकी टॉल बिल्डिंग है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, उसका ओमेगा बहुत कम है और उसका ओमेगा बार जो आपने अप्लाई कर दिया वो बहुत ज़्यादा कर दिया, तो ये रेशो बहुत हाई बन जाएगी, आप ऑलरेडी इस इनर्शियल रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग है, वो अपनी जगह पे बस खड़ी रहेगी और मोटर उसको शेक कराने की कोशिश करेगी लेकिन नहीं करा सकेगी, उसको एज अ होल उसको स्वे नहीं करवा सकेगी। सो ये इनर्शियल रेंज है जिसमें स्ट्रक्चर का इनर्शिया डोमिनेट करता है, स्ट्रक्चर की स्टिफनेस और डैम्पिंग डोमिनेट नहीं करती। ठीक है, और जो इसका रिस्पॉन्स है इज कंट्रोल्ड बाय द मास ऑफ द सिस्टम, यानी जो उसका इनर्शिया है। सो हम देखेंगे अभी जब इसमें आपको पता है कि रो इज इक्वल टू पी नॉट ओवर के या यू स्टैटिक इंटू डी, उसमें आप पुट करके देख लें बीटा की वैल्यू बहुत हाई, सॉरी जब आप डी की वैल्यू इसमें आप देखेंगे कि बीटा की वैल्यू बहुत हाई पुट करें फॉर डिफरेंट जाई की वैल्यूज के लिए, तो वो आप देखेंगे कि सारी जाई की वैल्यू एक ही कर्व में कन्वर्ज हो जाएंगी और उस कर्व की यानी इस रेंज के अंदर जो कर्व की इक्वेशन होगी वो ये होगी, पी नॉट ओवर के डिवाइडेड बाय बीटा स्केयर, यानी यूं समझ लें कि बीटा के इनवर्स रिलेशन चल रहा है और ये चलता रहेगा, अप्रोच टू जीरो होता रहेगा। जितनी बीटा की वैल्यू हाई करते जाएंगे यू नॉट उतना जीरो के करीब करीब होता जाएगा। यू नॉट इज पीक डायनामिक डिस्प्लेसमेंट या रो कह लें, जो हमने लास्ट स्लाइड में सिंबल यूज कर रहे थे। सो इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में एक और रेंज है जिसमें डी की वैल्यू हाईएस्ट है, वो ये रेंज है जिसमें बीटा की वैल्यू 1 के आगे पीछे है, 1 है या उससे थोड़ा कम थोड़ा बाद, इसको कहते हैं रेजोनेंट रेंज। तीसरी रेंज जो है ये रेजोनेंट रेंज है, रेजोनेंट रेंज। और कुछ लोग आप में से गैस कर गए होंगे, बीटा की वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि आपकी अप्लाइड लोडिंग की फ्रीक्वेंसी स्ट्रक्चर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई है। ऑल्दो इनमें मैं जैसे अगेन कह रहा हूँ कोई रिलेशन नहीं है, यानी आपस में कोई इनके ताल्लुक नहीं है, एक बिल्कुल अप्लाइड एक्शन है, दूसरा स्ट्रक्चर की अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन इत्तेफाक लेट से ऐसा हुआ है, किस्मत से ये मैच कर गई हैं और बीटा आपका 1 हो गया या 1 से बहुत थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा इस रेंज में आ गया। तो आपने मैथमेटिकली देखा है अभी कि इस रेंज में डी की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है और डी की वैल्यू सडनली डिपेंड करना शुरू हो जाती है जाई की वैल्यू पे, यानी शुरू की रेंज में भी जाई का कोई खास रोल नहीं है, आखिरी रेंज में भी जाई का कोई खास रोल नहीं है, लेकिन दरमियान में करके सारा का सारा रोल ही जाई का है। क्योंकि लेट से आप वही इक्वेशन रो इज इक्वल टू पी नॉट ओवर के इंटू डी, और डी की जगह मैं उसकी पूरी वैल्यू डाल देता हूँ, 1/1 माइनस बीटा स्केयर का स्केयर प्लस 2 जाई बीटा का होल स्केयर। सो इसमें आप अगर देखें तो बीटा को जब 1 पुट करेंगे, बीटा को 1 पुट करें तो ये वैल्यू वैसे ही खत्म हो गई, बीटा 1 हो गया, तो इसका मतलब है रो इक्वल हो गया पी नॉट ओवर के इंटू 1/2 जाई, स्केयर इससे अंडर रूट से कट गया, बीटा 1 हो गया, ये 1/2 जाई हो गया। तो इसका मतलब है कि इसको नीचे ले जाएं, डी इक्वल टू 1/2 जाई हो गया। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि दरमियान वाली रेंज में जब बीटा 1 होता है, डी की वैल्यू प्योरली डिपेंड करती है जाई पे, डी की वैल्यू फिर जो है वो बीटा पे भी डिपेंड नहीं करती, बीटा तो 1 फिक्स हो गया, सिर्फ और सिर्फ डी की वैल्यू जाई पर डिपेंड करेगी और वो रिलेशनशिप है 1/2 जाई, इनवर्स है। ठीक है, यानी जाई को डबल कर दें डी हाफ रह जाएगा और जाई को जितना बढ़ाते जाएंगे डी उतना तेजी से कम होता जाएगा। सो लेट से जब जाई को 0 रखेंगे तो डी इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन जाई को 10% रखेंगे तो डी 5 हो जाएगा। ठीक है, जाई को 5 रखें तो इसको 0.05 रख के आप देख लें कि डी की क्या वैल्यू आती है। तो इसका मतलब हुआ
कि इस रेंज में रिस्पॉन्स इज कंट्रोल्ड बाय डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम। जैसे यहां पर स्ट्रक्चर का मैस कंट्रोल करता है इनर्शिया, यहां पर शुरू में स्ट्रक्चर की स्टिफनेस कंट्रोल करती है, दरमियान में स्ट्रक्चर की डैम्पिंग कंट्रोल करती है रिस्पॉन्स को, वो मेन फैक्टर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने देख लिया कि डी की वैल्यू प्योरली फिर जाई पे डिपेंड करना शुरू हो गई। तो डायनामिक मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग इन दिस रेंज, इस खास रेंज में। ठीक है, सो बड़ा क्रूशल रोल प्ले करती है डैम्पिंग इस केस में, इसको रेजोनेंट रेंज कहते हैं। और आप बहुत बदकिस्मत होंगे अगर आप इस रेंज में लाई कर जाएंगे। ठीक है, आप मैथमेटिकली अभी देख रहे हैं कि फिर आपका डी 5% के लिए जरा पुट करें ना, तो डी आ जाएगा लेट्स से 10। तो इसका मतलब है कि आपकी डायनामिक डिस्प्लेसमेंट स्टैटिक के 10 गुना होगी। ठीक है, अगर आप अनफॉर्चुनेटली इस रेंज में लाई कर गए, आपकी अप्लाइड लोडिंग ऐसी लग गई जो स्ट्रक्चर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो इसका मतलब है कि आप मेक श्योर करते हैं जब रियल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कि कोई भी ऐसी डायनामिक लोडिंग तो नहीं आएगी मेरे स्ट्रक्चर पे जो मेरे स्ट्रक्चर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। आप इंश्योर करते हैं कि ऐसा ना हो, यानी आप ऐसा नहीं है कि उस 10 गुना डिस्प्लेसमेंट के लिए डिजाइन शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप उस हाई डिस्प्लेसमेंट के लिए डिजाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं कि जिसमें आप इस रेजोनेंट रेंज में लाई करते हो। सो ये वो कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो इस क्या कहना चाहिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व से आपको मिलती हैं। अब कुछ आइडिया रेजोनेंट एम्पलीफिकेशन के बारे में, यानी अगर आप सेंटर वाली रेंज में लाई कर रहे हैं और आपका जाई है 0.01% स्टील स्ट्रक्चर है लेट से, तो डी आप जरा कैलकुलेट करें ना, डी इक्वल टू 1/2 जाए, तो डी आ रहा है 50। अगर आपकी कंक्रीट स्ट्रक्चर है 5% डैम्पिंग है तो डी आ रहा है 10। अगर आपका टॉल टॉवर है, लॉन्ग स्पैन ब्रिज है, तो आपकी जाई और कम होगी, 0.5% होगी। वो डी पुट करें, वो डी आ रहा है 100। इसका मतलब है कि एक हाई राइज बिल्डिंग में अगर रेजोनेंस हो जाए, एक लॉन्ग स्पैन ब्रिज में रेजोनेंस हो जाए, तो उसकी पीक डायनामिक डिस्प्लेसमेंट पीक स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट का 100 गुना भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो 100 गुना डिस्प्लेसमेंट या 10 गुना या 5 गुना है, ये एकदम ही नहीं अचीव हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने वो फोर्स अप्लाई की जिसकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रक्चर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, जैसे ही आपने अप्लाई की वो 100 गुना हो गई डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है। रेजोनेंस अकर होने की कुछ और शराइत भी हैं, और उनमें से एक शर्त ये है कि अप्लाइड लोडिंग कुछ सफिशिएंट टाइम के लिए लगी रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स बिल्ट अप होता होता पीक वैल्यू 100 टाइम्स या 50 टाइम्स या 10 टाइम्स ऑफ द स्टैटिक तक पहुंचेगी। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि एकदम ही ये पीक वैल्यू अचीव हो जाएगी, ये कुछ देर तक अगर अब लोडिंग लगी रहे तो रिस्पॉन्स आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुंचेगा, पीक वैल्यू यहाँ तक पहुंचेगी। ये जो थीटा पी है फेज एंगल है, हमने डिफाइन किया था कि ये अप्लाइड लोडिंग और स्ट्रक्चर के डायनामिक रिस्पॉन्स के दरमियान फेज का फर्क है। इसको भी बीटा के विद रिस्पेक्ट प्लॉट किया जा सकता है, बिकॉज आपने देखा है ना कि जिस तरह डी बीटा और जाई का फंक्शन है, थीटा पी भी बीटा और जाई का ही फंक्शन है। मैं बैक जाके आपको थीटा पी की इक्वेशन दिखाता हूँ कि जैसे डी को हमने अभी डिटेल से देखा है, इसको प्लॉट करके देखा है कि ये डी कैसा है, इसी तरह थीटा को भी प्लॉट करके देख सकते हैं। ये बॉटम पे देखें, थीटा पी है tan इनवर्स 2 जाई बीटा और 1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये भी उन्हीं दो वैल्यूज का फंक्शन है, जाई का और बीटा का, विच मीन्स कि जाई को फिक्स करके हम बीटा के विद रिस्पेक्ट थीटा पी को भी प्लॉट कर सकते हैं, और फिर उन तीनों बीटा की जो तीनों रेंजेस हैं उनमें थीटा पी का बिहेवियर भी देख सकते हैं कि ये कैसे वेरी करता है। तो वो ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे, थीटा पी को प्लॉट करेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जाई, तो वो ग्राफ आपके पास इस तरह का आएगा जो कि ये अभी हमने देखा था।
ये वैल्यू, ये जो ग्राफ है कि वाई एक्सिस पे थीटा पी है और एक्स एक्सिस पे वही बीटा की वैल्यूज हैं और डिफरेंट जाई की वैल्यूज के लिए ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। उस इक्वेशन को बेसिकली प्लॉट किया है, थीटा पी की इक्वेशन को। तो इसमें भी वो तीन रेंजेस हैं, आप देख लें। पहली रेंज में थीटा पी ऑलमोस्ट जीरो ही है, बहुत कम वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पहली रेंज में, जिसको सूडोस्टैटिक रेंज कहते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर स्टैटिकली बिहेव कर रहा होता है, स्टैटिक की तरह बिहेव कर रहा होता है, इस रेंज में फेज डिफरेंस कोई खास वैल्यू नहीं होती, ऑलमोस्ट जीरो होता है अप्लाइड लोडिंग और स्ट्रक्चर के रिस्पॉन्स के दरमियान में। विच मीन्स कि अप्लाइड लोडिंग बिल्कुल स्ट्रक्चर को पकड़ के एक तरह का अपने साथ साथ लेके जा रही है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। जब अप्लाइड लोडिंग पीक पर है, स्ट्रक्चर भी पीक पर है। जब अप्लाइड लोडिंग वापस जीरो पे आई, स्ट्रक्चर भी साथ वापस रिस्पॉन्स भी जीरो पे आ गया। थीटा जीरो होने का ये मतलब है। और ये इंट्यूटिव भी है, अगर एक स्ट्रक्चर स्टैटिकली बिहेव कर रहा है तो यूं ही होना चाहिए, वो बिल्कुल अप्लाइड लोडिंग के साथ साथ उसको फॉलो करना चाहिए अप्लाइड लोडिंग को। दूसरी एक्सट्रीम देखें ये वाली, इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे जाई वैल्यूज के लिए जो थीटा पी है वो 180 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब अप्लाइड लोडिंग एक साइड पर मैक्सिमम है तो स्ट्रक्चर दूसरी साइड पे मैक्सिमम है, और जब अप्लाइड लोडिंग वापस आ रही है, जब यानी स्ट्रक्चर वापस अपनी मीन की तरफ आ रहा है, तो अप्लाइड लोडिंग भी दूसरी तरफ से मीन की तरफ आ रही है, ठीक है। यानी एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। यही वजह है कि इस रेंज के अंदर डी की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही होती है और डायनामिक डिस्प्लेसमेंट जीरो को अप्रोच कर रही होती है। कि यानी क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स और अप्लाइड लोडिंग बिल्कुल फेज में ऑपोजिट हो चुके होते हैं, 180 डिग्री हो चुके होते हैं। और ये क्यों हो चुके होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस फर्क। ये जो ओमेगा बार और ओमेगा की रेशो इतनी ज्यादा हो चुकी होती है, इनमें फर्क इतना बढ़ चुका होता है कि स्ट्रक्चर अपनी एक डायनेमिक्स फॉलो कर रहा होता है, अप्लाइड लोडिंग अपनी फॉलो कर रही होती है और ऑपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के फेज डिफरेंस। लिहाजा नेट इफेक्ट ये होता है कि स्ट्रक्चर की पीक डायनामिक डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट जीरो ही होती है, उसका इनर्शिया ही गवर्न कर रहा होता है। बस वो स्ट्रक्चर अपनी जगह पे खड़ा होता है और अप्लाइड लोडिंग यानी अप्लाई हो रही होती है दोनों तरफ। स्ट्रक्चर वाइब्रेट करता भी है तो वो अप्लाइड लोडिंग के ऑपोजिट वाइब्रेट करता है। लेकिन इन दोनों के दरमियान में जो रेजोनेंट रेंज है, इसमें ऑलमोस्ट 90 डिग्री है सारे जाई के लिए। थ्योरेटिकली तो बिल्कुल 90 डिग्री है एग्जैक्टली। जब बीटा 1 है, ठीक है, तो जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब फिजिकली अब सोचें, यानी जब स्ट्रक्चर एक साइड पे पीक पे है, यानी जब लोडिंग एक साइड पर पीक पर है, तो स्ट्रक्चर मीन पोजीशन पे ही है। जब स्ट्रक्चर उस तरफ जाना शुरू हुआ अभी, तो अप्लाइड लोडिंग वापस आनी शुरू हो गई। 90 डिग्री का ये मतलब है कि एक जब वैल्यू जीरो पर है, दूसरा पीक पर है। जब दूसरा पीक पर है तो पहला जीरो पे है। ये 90 डिग्री फेज डिफरेंस का मतलब है। सो वही तीन ऑब्जर्वेशंस अब जो हैं वो यहाँ पर ये लिखी हुई हैं कि जब बीटा की वैल्यू बहुत कम थी, हम सूडोस्टैटिक रेंज में थे, यानी फोर्स बहुत स्लो थी, तो थीटा पी जो है वो जीरो था। इसका मतलब है कि अप्लाइड लोडिंग और स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट दे आर इसेंशियली इन फेज। इन फेज, आपस में ये फेज में है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। When the force acts to the right, the system would also be displaced to the right. इसी तरह जब फोर्स लेफ्ट पे जाएगी, स्ट्रक्चर भी साथ लेफ्ट पे जाएगा। इन फेज होने का ये मतलब है। तो ये है सूडो स्टैटिक रेंज, ठीक है, स्टैटिक रेंज। दूसरी ये वाली इनर्शियल रेंज है, ठीक है, जो दूसरी एक्सट्रीम पर है, जब बीटा बहुत ही बड़ा है 1 से, तो फोर्स इसका मतलब बड़े तेजी से वेरी कर रही है, हाई फ्रीक्वेंसी फोर्स है, और उस सूरत में थीटा पी हमने देखा है वो 180 डिग्री को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब है ये एग्जैक्टली ऑपोजिट फेज में है दोनों, अप्लाइड फोर्स और स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स। व्हेन द फोर्स एक्ट्स टू द राइट, सिस्टम वुड बी डिस्प्लेस्ड टू द लेफ्ट। उसी टाइम पर जब फोर्स राइट पे जा रही होगी, स्ट्रक्चर उस टाइम पे लेफ्ट पे जा रहा होगा। और तीसरी रेंज है रेजोनेंट रेंज, जिसमें बीटा 1 है एग्जैक्टली, और फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। थीटा पी उस सूरत में 90 होगा, एग्जैक्टली 90 होगा, और सारी की सारी जाई की वैल्यूज 90 से पास कर रही थी, आपने देखा था।
इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट अटेन्स इट्स पीक व्हेन द फोर्स पास थ्रू जीरो। ठीक है, सो जब फोर्स वापस आके जीरो पर वापस आ चुकी होगी तब स्ट्रक्चर पीक पे पहुंचा होगा। ठीक है, इसी तरह जब स्ट्रक्चर एक तरफ पे पीक पे फोर्स पहुंच जाएगी स्ट्रक्चर तब वापस मीन पे पहुंचा होगा। तो इसका मतलब है हमेशा अप्लाइड फोर्स में और स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा अगर आप इस रेंज में लाई कर रहे हैं तो। एक एंड के ऊपर एक एडिशनल एक्सप्लेनेशन करते हैं इन्हीं तीनों रेंजेस की। हमें पता है कि ये तीन फोर्सेस हैं, इनर्शियल फोर्स, डैम्पिंग फोर्स और स्टैटिक फोर्स, ये मिलके अप्लाइड लोड को रेजिस्ट कर रही हैं। ठीक है, सो अब जरा देखते हैं कि इन तीनों रेंजेस में इनमें से कौन कौन सी फोर्स ज्यादा रेजिस्ट करती है, मतलब किस किस फोर्स का इस अप्लाइड लोड को रेजिस्ट करने में कितना कितना हिस्सा है इन तीनों रेंजेस में, सूडोस्टैटिक रेंज में, दूसरी तरफ इनर्शियल रेंज में और बीच में जो रेजोनेंट रेंज है इनमें। सो देखें, ये इनकी रेशो मालूम करने के लिए कि इन तीनों फोर्सेस में से कौन सी डोमिनेंट फोर्स होती है किस रेंज में, उसके लिए हम देखें यू ऑफ टी हमें पता है। स्टेडी स्टेट में ये आपका जो यूपी होगा वही टोटल यू ऑफ टी होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, और इसमें एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ज़हन में रखिएगा, ये आगे बाद में काम आएगी एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में, और वो ये है कि यू डॉट और यू डबल डॉट, ये सॉरी यू और यू डबल डॉट, यू और यू डबल डॉट ये आपस में एग्जैक्टली ऑपोजिट फेज में, दोनों साइनोसाइडल हैं, यानी यू ऑफ टी साइनोसाइडल था, यू डॉट जो है वो कॉस में चला गया, दोबारा से डबल डॉट किया तो दोबारा साइन में आ गया। तो अगर आप इस यू ऑफ टी और यू डबल डॉट ऑफ टी को यानी डिस्प्लेसमेंट को और एक्सेलरेशन को देखें तो ये दोनों साइनोसाइडल हैं, लेकिन एक पॉजिटिव में है और एक के साथ नेगेटिव है। तो ये इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन जो है ये ऑपोजिट फेज में होते हैं, दोनों साइनोसाइडल होते हैं, एंगल बिल्कुल सेम है दोनों का, लेकिन एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, विच मीन्स के किसी टाइम इंस्टेंट के ऊपर भी ये आपस में ऑपोजिट फेज में होते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन ज़हन में रखिएगा, आगे ये यूज होगी। अब अगर मैं ये तीनों फोर्सेस कैलकुलेट करूं, एफ एस इक्वल होता है के यू के, और पीक वैल्यू अगर मैं मालूम करना चाहूँ एफ एस की तो बेसिकली तो एफ एस इक्वल है ना के इंटू यू की जगह मैं लिख सकता हूँ रो इंटू साइन ओमेगा बार टी माइनस थीटा पी। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, लिहाजा के इंटू रो सिर्फ मैं कर दूं इस साइन को 1 कर दूं तो ये मेरे पास एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। बाकी किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर जब मैं मालूम करूंगा तो एफ एस की वैल्यू इससे कम होगी, बिकॉज साइन की वैल्यू 1 और -1 के दरमियान फ्लक्चुएट करती है। तो लिहाजा एफ एस की पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोलूट वैल्यू इक्वल है के इंटू रो के, और अगर मैं इसको के रो से ही डिवाइड कर दूं, नॉर्मलाइज कर दूं, तो वैल्यू ये 1 आ जाएगी। बेसिकली मैं ये कर रहा हूं कि तीनों फोर्सेस की वैल्यूज मालूम कर रहा हूं इस नियत से कि मैं ये देखूं कि बीटा की वो जो तीनों रेंजेस हैं इनमें इन तीन में से कौन सी फोर्स किस रेंज में ज्यादा अप्लाइड लोडिंग को रेजिस्ट करती है और कौन सी कम करती है। वैसे तो हमें पता है ना ये तीनों मिल के अप्लाइड लोड को रेजिस्ट कर रही हैं। ये है स्टैटिक फोर्स है, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जिसे कहते हैं, ये है सॉरी ये डी होना चाहिए यहाँ पे, ये है डैम्पिंग फोर्स है, और ये तीसरी है इनर्शियल फोर्स। ये तीनों मिल के प्लस होके इक्वल होती हैं पी नॉट इंटू साइन ओमेगा बार टी के। ठीक है, सो मैं इन तीनों की अपनी अपनी वैल्यूज मालूम कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज, ताकि देख सकूं कि पी नॉट साइन ओमेगा बार टी को रेजिस्ट करने में इनका आपस का रोल क्या है। इसी तरह एफ डी इक्वल है सी इंटू यू डॉट के, और यू डॉट अभी मैंने देखा है आपने लास्ट स्लाइड में, यू डॉट किसके इक्वल है, इस चीज के। ठीक है, रो बार सॉरी ओमेगा बार इंटू रो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एफ डी इज इक्वल टू ओमेगा सी इंटू ओमेगा बार इंटू रो कॉस ओमेगा बार टी माइनस थीटा।
सो ये है मेरी एफ डी सी इंटू यू डॉट, और यू डॉट की जगह मैंने वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द रिस्पॉन्स लिख दिया। सी को मैं लिख सकता हूँ टू जाई एट, सी को लिख सकते हैं हम 2m ओमेगा जाई, ठीक है। सो लिहाजा ये बन गया 2m ओमेगा जाई इंटू रो बार इंटू अगेन रो, सॉरी ओमेगा बार इंटू रो, और कॉस की वैल्यू भी ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, लिहाजा कॉस को 1 कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा एफ डी की मैक्सिमम वैल्यू। और फिर इसको थोड़ा रीअरेंज किया गया है, 2 जाई तो यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ ना एम ओमेगा को, बल्कि यूं समझ लें कि ओमेगा इक्वल होता है अंडर रूट के ओवर एम, ठीक है। तो ओमेगा स्केयर को मैं लिख सकता हूँ के ओवर एम, और एम को मैं लिख सकता हूँ के ओवर ओमेगा स्केयर, ठीक है। सॉरी यहाँ के ओवर ओमेगा स्केयर। सो एम की जगह पर हम लिख देंगे के ओवर ओमेगा स्केयर, तो ये चीज बन जाएगी 2 इंटू के ओवर ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा बार इंटू जाई इंटू अगेन ओमेगा बार है तो मैं ओमेगा बार स्केयर कर देता हूँ, और यहाँ आगे इंटू रो। ओमेगा बार स्केयर ओवर ओमेगा स्केयर ये बन गया बीटा स्केयर, ठीक है। एक मिनट में जरा बैक चला जाऊं, हाँ यही है ओमेगा बार ओवर ओमेगा। तो ये मेरे पास बन गया ये चीज बन गई बीटा स्केयर, ठीक है। और इसका मतलब बना 2k बीटा स्केयर इंटू जाई इंटू रो, तो ये बन गया 2 जाई बीटा के इंटू रो। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ बीटा स्केयर आना चाहिए आई थिंक, लेट मी चेक अगेन। एम को मैंने लिख दिया है के ओवर ओमेगा स्केयर, ठीक है। तो ये बन गया एम की जगह पर के ओवर ओमेगा स्केयर। हाँ नहीं ठीक है, ओमेगा जब के ओवर ओमेगा स्केयर की एक ओमेगा भी है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी ये ओमेगा बार नहीं है बल्कि ओमेगा है, ठीक है। सो एक ओमेगा कटेगा और एक ओमेगा बार ओवर ओमेगा मिलके बीटा बन जाएगा। सो ये बीटा ही होना चाहिए यहाँ पे। सो समरी ये हुई कि एफ डी मैक्सिमम इक्वल होगा 2 जाई बीटा के इंटू रो के। ये हमने एफ डी की मैक्सिमम वैल्यू लिख ली। तीसरी चीज थी एफ आई, वो इक्वल होगा एम इंटू यू डॉट डॉट। सो यहां पर दोबारा से लिखेंगे एफ आई इज इक्वल टू एम टाइम्स यू डॉट डॉट के लिए फिर लास्ट स्लाइड पे जाएंगे और वो ये वैल्यू लिख लेंगे जो बॉटम पे है सारी, माइनस ओमेगा बार स्केयर इंटू रो इंटू साइन फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ओमेगा बार स्केयर इंटू रो इंटू साइन की वैल्यू उसको 1 कर देते हैं बिकॉज साइन मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो एफ आई मैक्स जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर अगेन हम एम की जगह पर के इंटू ओमेगा स्केयर करते हैं, ठीक है। के इंटू ओमेगा स्केयर करेंगे तो ओमेगा बार ओवर ओमेगा स्केयर मिलके बीटा स्केयर बन जाएगा, के आ जाएगा साथ और रो आ जाएगा, और माइनस साइन खत्म कर देंगे बिकॉज हम एब्सोलूट वैल्यू सिर्फ ले रहे हैं, मैक्सिमम एब्सोलूट वैल्यूज, ठीक है। सो बीटा स्केयर इंटू के इंटू रो। अब करें ये कि आप इन तीनों वैल्यूज को, जो फोर्सेस की वैल्यूज आपने मालूम की हैं मैक्सिमम एब्सोलूट वैल्यूज, इनको के रो से ही नॉर्मलाइज कर दें। तो पहली एफ एस को भी के रो से कर दें, दूसरी को भी, तीसरी को भी, ठीक है। सो लिहाजा पहली तो वैल्यू थे ही के रो, तो वो तो आंसर आ गया 1। दूसरी को के रो कैंसिल कर दें, के इंटू रो कैंसिल कर दें, 2 जाई बीटा। तीसरी में से भी के रो कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल बीटा स्केयर आ जाएगा। तो यूं हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज आ गई इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की, डैम्पिंग फोर्स की और इनर्शियल फोर्स की। ये नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज अब कंपेयर कर लेते हैं और देख लेते हैं बीटा की जो तीनों रेंजेस थी उनमें कौन सी फोर्स कितना ज्यादा या कितना कम एक्ट करेगी टू रेजिस्ट दिस अप्लाइड लोडिंग पी नॉट साइन ओमेगा बार टी। सो अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को प्लॉट करें, देखें एफ एस क्या है, एफ एस तो कांस्टेंट वैल्यू आई है। मैं लेट से एक्स एक्सिस पे बीटा को रखता हूँ, बीटा की वैल्यू रखता हूँ और ये तीनों फोर्सेस को प्लॉट करता हूँ। तो पहली फोर्स तो है 1,
इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये तो बीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो ये तो एक कांस्टेंट लाइन आ जाएगी 1 के ऊपर। दूसरी जो वैल्यू है वो बीटा के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रही है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ जाई, तो ये तो ऐसे लीनियर लाइन आ जाएगी। जो डैम्पिंग फोर्स है वो बीटा के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रही है। और तीसरी जो है इनर्शियल फोर्स, ये बीटा स्केयर के साथ इंक्रीज कर रही है ऐसे, तो ये एक 2 डिग्री पोलिनोमियल कर्व बन जाएगी। तो अब आप बीटा की तीनों रेंजेस के लिए ये जरा इक्वेशंस प्लॉट करें, तो आप देखेंगे कि एफ एस की वैल्यू जो थी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू, ये तो 1 ही रहेगी थ्रू आउट फॉर एनी वैल्यू ऑफ बीटा। लेकिन जो एफ डी है वो लीनियर लाइन रहेगी, ये लीनियर लाइन है, ठीक है। इसकी इक्वेशन थी 2 जाई बीटा। और तीसरी ये थी जो इनर्शियल फोर्स थी, ये बीटा स्केयर के बराबर थी, तो ये बीटा स्केयर के साथ पोलिनोमियल की तरह इंक्रीज करेगी। अब तीनों रेंजेस में जरा इनकी वैल्यूज कंपेयर कर लें। पहली रेंज में इनर्शियल फोर्स और डैम्पिंग फोर्स दोनों निहायत कम है कंपेयर टू दी स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स इन दोनों से बहुत ज्यादा है पहली रेंज में। तो इस यही हमारी ऑब्जर्वेशन भी थी कि पहली रेंज के अंदर जो स्ट्रक्चर की स्टैटिक फोर्स है, यानी जो स्ट्रक्चर की स्टिफनेस है, वो मेन पार्टिसिपेट करेगी टू रेजिस्ट दी अप्लाइड लोडिंग। अप्लाइड लोडिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस में बड़ा हिस्सा मिलेगा हमें स्टैटिक फोर्स से, एफ एस से। तीसरी रेंज में आ जाएं तो अच्छा, पहली रेंज में हमने लिख दिया एफ एस डोमिनेट्स। तीसरी रेंज में अगर आप देखें तो ये जो एफ आई है ये बहुत इंक्रीज करती जा रही है, ये 2 डिग्री पोलिनोमियल है, ये बहुत हाई हो जाएगी कंपेयर टू दी अदर 2 फोर्सेस। तो सेकंड रेंज में एफ आई डोमिनेट्स है, ठीक है, यानी इनर्शियल फोर्स डोमिनेट करेगी। और तीसरी दरमियान वाली रेंज में अगर आप आ जाएं तो आप देखेंगे कि जो एफ आई है इनर्शियल रेंज, इनर्शियल फोर्स, और जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स हैं, ये दोनों आपस में एग्जैक्टली बराबर हैं, कट कर रही हैं एक दूसरे को। और इन दोनों के मुकाबले में एफ डी बहुत कम है। लेकिन अब यहां पर वो जरा याद करें कि एफ एस और एफ आई दोनों मेजर फोर्सेस तो हैं, बराबर हैं आपस में ऑलमोस्ट, लेकिन ये ऑपोजिट है फेज में। बिकॉज एफ एस जो था वो आपने देखा था कि वो के यू था, और ये जो था ये एम यू डॉट डॉट था, और यू डॉट डॉट जो है ये आपस में आउट ऑफ फेज है एग्जैक्टली। तो नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि ये जो एफ आई और एफ एस है ये दोनों बहुत हाई फोर्सेस होंगी, बराबर होंगी आपस में, लेकिन आउट ऑफ फेज होंगी और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। और वाइड फोर्स जो रह जाएगी पीछे, जो अप्लाइड लोड को रेजिस्ट करेगी, वो एफ डी होगी, जो बहुत कम फोर्स है। दूसरे मानों में इस एफ डी को फिर बहुत हाई होना पड़ेगा in order to resist the applied force. So the remaining FD, which is relatively weak force, become more important या more significant. तो यही वजह है कि दरमियान वाली रेंज में जैसे मैंने बताया कि डैम्पिंग फोर्स है या जाई की वैल्यू है जो आपको बचाएगी। डी जो है वो टोटली जाई पे डिपेंड करेगा, वो इक्वल हो जाएगा 1/2 जाई के, ठीक है। सो लिहाजा दरमियान वाली रेंज में डैम्पिंग फोर्स है जो गवर्न कर रही होगी। पहली रेंज में एफ एस, तीसरी रेंज में एफ आई, और दरमियान वाली रेंज में एफ डी। तो यूं इसका मतलब है ये तीनों रेंजेस में 3 डिफरेंट कंपोनेंट स्ट्रक्चर की तरफ से अप्लाइड लोडिंग को अलग अलग रेशोज में, प्रोपोर्शंस में रेजिस्ट कर रहे होंगे। सो ये वही बात है, ये वही डिस्कशन है, इसी पे एंड करते हैं अभी हम कि close to beta equal to 1, both fs and fi are the major forces but they are in opposite phase, hence cancelling each other. तो जो remaining fd है वो इस middle range में significant हो जाएगी। So आप fd at beta equal to 1, the equation of motion simply becomes this. वो दोनों forces एक दूसरे को cancel कर देंगी, तो वाहिद damping force will be just equal to the applied force. तो इसका मतलब है कि in order to satisfy this equilibrium, large rho is developed. So both high value of displacement इस केस में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एफ डी विल बी सिंपली, अभी हमने देखा है कि वो इक्वल होता है
2 जाई बीटा के इंटू रो के, तो ये इक्वल सिंपली हो जाएगा पी नॉट के, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। सो लिहाजा एफ डी इक्वल टू पी नॉट रख के ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जाई की वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी और पी नॉट की वैल्यू रो की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। सो द टर्म 2 जाई इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इसका मतलब है रो को बहुत हाई होना चाहिए इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, और वो होता है रो की वैल्यू रेजोनेंस केस में स्टैटिक से कई गुना ज्यादा हो सकती है। ये अभी हमने मैथमेटिकली देखा है। सो यहीं पे एंड करते हैं। रेजोनेंस को नेक्स्ट लेक्चर में मजीद डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो वो मैं अभी आंसर कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, मैं 1 मिनट बस मुझे दे दें। ओके जी, थैंक यू। यू मे लीव नाउ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मिसबा, इसको 15-20 मिनट और रोकोगी? हाँ जी, नहीं अभी थोड़ी देर और रोकोगी, 20-25 मिनट। कल का लेक्चर भी रिकॉर्ड कर लेना ना, थोड़ी देर तक कर लेना। बाहर आ जाए जरा, सांस ले लें। ये बच्चे सोएंगे फिर कर लेना। और फिर और काम है ना।